नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं रित के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। बात करंट अफेयर्स की करेंगे। अक्टूबर मंथ का दूसरा वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज का सुविचार आपके लिए बहुत ही शानदार है। देखेंगे क्या लिखा है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखलाती है। क्या बात है, क्या बात है। एकदम ऐसी बात है जो आप में ऊर्जा भर चुका होगा। और हम शुरू करने वाले हैं आज का बहुत शानदार सेशन, अक्टूबर का दूसरा वीडियो। जी हां, अक्टूबर मंत्रा सेकंड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन पहला प्रश्न बहुत ही शानदार है और एग्जाम में आने की पूरी वैल्यू रखता है। ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। जी हाँ, ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी की पुस्तक के लेखक कौन है। एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक के लेखक की बात पूछी गई है। गौरव शुक्ला, शशांक प्रिया, पीयूष कुमार, साहिल सेठ। जी हाँ, आप सभी आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करें फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी लोगों ने सही आंसर किया। पहला आंसर जो आपका है गौरव शुक्ला, ये गलत आंसर। जी हाँ, शशांक प्रिया इज नॉट आंसर। पीयूष कुमार, साहिल सेठ ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है साहिल सेठ के बारे में थोड़ी जानकारी यहां से लेते हैं, देखिएगा। साहिल सेठ भारतीय राजस्व सेवा संयुक्त आयुक्त जीएसटी कस्टम और नार्कोटिक्स में अपनी पुस्तक एक कंफ्यूज माइंड स्टोरी का शुभारंभ किया और यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पहली प्रति भी इन्होंने भेंट की है। साहिल सेठ जो है एक आईआरएस है और उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम दिया है एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। मुख्य रूप से देखेंगे अंतर किस में किया इन्होंने, तो आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में अंतर को यहां पे इन्होंने दिखाया है और एक पूरा अंतर इन्होंने 23 अध्याय में दिखाया है। मतलब कि एक कंफ्यूज माइंड स्टोरी जो पुस्तक है उसमें कुल कितने अध्याय हैं, 23 अध्याय हैं। और यह मुख्य रूप से आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के अंतर को दर्शाती है कि आदमी किस तरह के आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में उलझा हुआ है, कंफ्यूज्ड माइंड है, उसकी पूरी स्टोरी। पहले का आंसर हो जाएगा सौरभ सेठ, साहिल सेठ सॉरी। ठीक है, पढ़ेंगे अगला प्रश्न। फीफा वर्ल्ड कप 2023 महिला के लिए आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया। फीफा वर्ल्ड कप 2023 महिला के लिए आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया। ऑप्शन आपके सामने है, इभा, थम्बी, विजय, तजुनी। आप सभी को पता है इभा आपका अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुभंकर है जो कि उड़ीसा में संपन्न हो रहा है। थम्बी आपका 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तजुनी। ठीक है, आप काफी लोग आपने सही आंसर दिया। आइए जानते हैं थोड़ा तजुनी के बारे में। क्या है तजुनी। तजुनी एक फुटबॉल प्रेमी पेंगुइन है जो कि तस्मान सागर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, तस्मान सागर में पाई जाती है भैया। और एक तरह का एक संलयन है जिसका नाम तजुनी है और वहां पर ये पेंगुइन और एकता का एक घर है। और इस आयोजन का प्रमुख मूल्य भी यही है। इस आयोजन हो रहा है 2023 का फीफा वर्ल्ड कप महिला, कहां हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिक्स रूप से इसको शुरू किया है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मुख्य मिक्स संयुक्त रूप से इसका मेजबानी करेंगे 2023 में। ठीक है, तो आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन क्या दिया था कि उसका शुभंकर कौन है, तो इसका शुभंकर है तजुनी। और तजुनी क्या है, तजुनी एक पेंगुइन है। एक पेंगुइन को इसका शुभंकर बनाया गया है। और तजुनी का अर्थ क्या होता है, तजुनी का एक नाम है जो कि तस्मान सागर के संलयन का नाम है। ठीक है, बढ़ेंगे। देखिए, आप सभी को अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं रुका हूं 2 मिनट के लिए आपके लिए, 1 सेकंड के लिए मैं यहां रुका हूं। आप लोग एक बार लाइक अवश्य कर दें। एक लाइक आपकी बहुत ही हमारे मनोबल को बढ़ाती है। तो एक लाइक तो बनता है। इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करता हूं, लाता हूं, एडिट करता हूं, तो सिलेक्ट करता हूं, बहुत सारी चीजें उसमें करनी पड़ती हैं। एक लाइक तो आपका बनता है और अगर ये अच्छा लग रहा है तो एक शेयर भी बनता है। इतना तो आप कर सकते हैं हमारे लिए, इतना अवश्य करें। चलिए देखते हैं
रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चौथे अध्यक्ष के रूप में चुना गया 33वें, 36वें, 34वें और 32वें। बहुत ही रोचक क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौथे नंबर के अध्यक्ष थे या इस नंबर के अध्यक्ष किसे चुना गया, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे रोजर बिन्नी, आपको पता है हाल ही में रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और निर्विरोध नियुक्त किया गया है। सौरव गांगुली का स्थान लिया इन्होंने और चौथे नंबर के हैं। जी हाँ, एकदम सही जवाब आपका, काफी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, 36वें नंबर के। जी हाँ, 36वें नंबर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रोजर बिन्नी, निर्वाचित किए गए हैं और ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आइए देखिए, द बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, ये फुल फॉर्म है बीसीसीआई का। बहुत ही ज्यादा पूछने वाला एग्जाम में एक क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा गलत होने वाला भी क्वेश्चन है, तो आपको जानकारी यहां दे दूं। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो गया। दिसंबर 1928 में स्थापित हुआ था और मुंबई में इसका मुख्यालय। ठीक है, ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, बढ़िया, अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी आंसर करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा आंसर करेंगे। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। सॉरी, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला है? आपको पता है, आपको बताना नहीं है, मैंने पहले भी कई बार आपसे चर्चा की है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी भैया। कहां हुई थी? 2018 में। तब इसका नाम क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं था, तब इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। 2019 में परिवर्तन होता है। कब होता है? 2019 में परिवर्तन होता है, नाम बदल जाता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो जाता है। ऐसे खेल, यूनिवर्सिटी गेम्स भी स्टार्ट होते हैं फिर, है ना, ऐसे खेल जो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को खेल में उत्साह बढ़ाते हैं, बच्चों को खेल के प्रति रुझान पैदा करते हैं, उनमें हमको हीरे मिलते हैं और वो हीरे हमारे टॉप्स, जी हाँ, टॉप्स पहल के तहत फिर हम उन्हें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल के आसपास पहुंचा देते हैं। और देखेंगे इसी नाते वर्तमान में खेलों के प्रति भारत में बहुत ही रुझान बढ़ा है, खेल के प्रति भारत बहुत सकारात्मक व्यवहार कर रहा है और भारत वर्तमान में खेल के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रहा है। इन सभी की व्यवस्थाओं का कारण यही है, ये छोटे छोटे गेम्स का आयोजन, ये छोटे छोटे आयोजन जो हो रहे हैं। और आपका क्वेश्चन यहाँ था 2022 का कहाँ हुआ? देखो, 21 वाला भी कोविड के नाते चल रहा था, फिर अभी हुआ है जल्दी ही, आप सभी को पता है कहाँ हुआ है ना। यहाँ का जो आंसर है 22 के लिए, 22 के लिए आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, आइए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में, देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण है और ये 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। कौन कौन से 8 शहर हैं सर? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडाला, बालघाट, है ना, ये 8 शहर हैं जो कि इसकी मेजबानी करेंगे। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला 5वां भारतीय राज्य है। इसके पहले और कौन कौन से राज्य आपके लॉन्च हुए तो आपको पता ही है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, आपका गुजरात और पुणे हो गया, क्या हो गया, उड़ीसा, भुवनेश्वर हो गया और दिल्ली, है ना। तो 18 में दिल्ली में हुआ था, उसके बाद फिर लाइन्स बनी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 5वां शहर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 5वां राज्य हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला प्रश्न आपके लिए आ गया है, थोड़ा रह जा रहा है, रब नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्या है सर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश महेश्वरी, आदिल जैनुल भाई, दक्षय शाह, दीप कपूरिया, है ना। क्या आंसर होगा बताएंगे? देखिए, हाल ही में
भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने स्थान लिया? तो स्थान लिया जय शाह ने स्थान लिया। किसका स्थान लिया? तो आदिल जैनुल भाई का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? आदिल जैनुल भाई का स्थान लिया। 3 वर्षों के लिए इन्हें, कितने वर्षों के लिए भैया? 3 वर्षों के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। देखेंगे, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉन्फ्रेंशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष, ये रखने वाली बात ध्यान में है, पूर्व अध्यक्ष जय शाह को 21 अक्टूबर से 3 साल की अवधि के लिए क्वालिटी सीआई के नए अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया है। जय शाह ने मैकिसन से इंडिया के पूर्व अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई का स्थान लिया। आपको मैंने बता चुका है, जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। 1997 स्थापना होती है। मामला क्या था? तो देखिएगा, भारत सरकार और भारतीय उद्योग ये दोनों ने मिल करके आपकी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और मुख्य रूप से एसोचैम, सीआईआई और फिक्की, ये 3 प्रमुख अंग है भारत के उद्योग क्षेत्र में। एसोचैम, सीआईआई और फिक्की, ये 3 प्रमुख अंग है। उन तीनों प्रमुख अंगों को एक तरह से जोड़ता है, एक तरह से क्या करता है? जोड़ता है। और उपभोक्ता के हित की बात कैसे हो, उपभोक्ता के हित की बात कैसे हो, व्यापार में हित की बात कैसे हो, स्वच्छ व्यापार हो, प्रतिस्पर्धा भी स्वच्छ हो, व्यवस्थाएं भी स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, ये सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए गुणवत्ता काउंसिल की आवश्यकता पड़ती है। और क्वालिटी काउंसिल की स्थापना की गई है 1997 में। किसके द्वारा? तो भारत सरकार और भारतीय उद्योग के संयुक्त प्रयास से किया गया था। वर्तमान में इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे, कॉपी में नोट करते रहेंगे। देखिए, छाट के लाता हूं प्रश्न आपके लिए, एकदम छाट के लाता हूं। इसमें छाटने की कोई जरूरत नहीं है, तो सब छट जाएगा। जी हाँ, सब छट जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम छटे छटाए प्रश्न है, इनको आपको याद कर लेना है। और जाके जैसे आपने पेट में मार के आए हैं, और बड़ी खुशी दी है हमको कि मेरी मेहनत सफल हो गई, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है पेट के एग्जाम में। पूरी लक्ष्य अकेडमी की टीम आपके साथ लगी हुई थी, लक्ष्य मंत्रा की पूरी टीम लगी हुई थी। और उसके बाद आपने इतना शानदार प्रदर्शन पेट में किया, इसलिए मन गदगद हो जाता है। काफी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है। और इसी उत्साह में हम लोगों को काम करने का और इच्छा जाहिर होता है कि और क्या से क्या कर दिया जाए आपके लिए, है ना। तो ऐसे ही स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा लक्ष्य अकेडमी के साथ, लक्ष्य मंत्रा के साथ। और जरूर से जरूर सिलेक्शन लेने के बाद मिलने आइएगा, ताकि लगे कि हाँ, आपने वो मुकाम हासिल किया जो आपने देखा था। अभी हाल ही में एक बच्चे आए थे एसआई में, उनका सिलेक्शन हुआ, काफी अच्छा लगा, है ना। ऐसे बच्चे आते रहते हैं और मिलते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है। आइएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के चौथे प्रधानमंत्री और यूके के पहले भारतीय मूल के पीएम बने। और सामने ऑप्शन है 54, 97, 25वें, 56वें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 57वें। जी हाँ, 57वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के। देख लीजिए आके यहाँ पे। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक, जो कि 42 वर्ष के हैं, यूनाइटेड किंगडम के 57वें प्रधानमंत्री बने हैं। उन्हें किंग्स चार्ल्स सेकंड थर्ड द्वारा नियुक्त किया गया था और उन्हें लिज ट्रस का स्थान लिया। जी हाँ, लिज ट्रस जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और केवल 44 दिन की सत्ता उन्होंने अपनाई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके बस की बात नहीं थी। उसके बाद संभाला किसने? ऋषि सुनक ने, है ना। उसके बाद किसने संभाला? ऋषि सुनक ने। और ये चौथे प्रधानमंत्री बने, 97वें प्रधानमंत्री बने। कहाँ के? ब्रिटेन, इंग्लैंड के। आइए अगला प्रश्न देखिए। फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर। पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान, उर्जित पटेल, साइरस मिस्त्री, रघुराम राजन। जी हाँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, पूरी वैल्यू वाला प्रश्न है। क्या आंसर होगा? ये वो नाम है जिनका नाम आप हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि इनके नाम के नाम से साइन आपको अक्सर मिल जाती है नोटों पर। जी हाँ, आपको मैंने गेस कर दिया। तो इनमें से आपको 3 नाम ऐसे दिख रहे हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, विमल जालान, उर्जित पटेल और रघुराम राजन। इन तीनों के नाम आपको नोटों पे मिल जाएंगे। जी, इसका सही आंसर हो जाएगा विमल जालान। विमल जालान ने अपनी पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज ए ग्लोबल सुपर पावर। जी हाँ, सुपर पावर।
आइए अगला प्रश्न। एकमुश्त संपत्ति की माफी योजना समृद्धि 22-23 की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात। आपके सामने बहुत शानदार प्रश्न है। समृद्धि, जी हाँ, एक मस्त कराधान में जो है आपको छूट मिल रही है। और ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा हो रहा है दिल्ली में। कहाँ पे भैया? दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में वहाँ के जो है उपराज्यपाल, जिनका नाम विनय कुमार सक्सेना है, साहब ने कहा कि हम आपको छूट देंगे क्या करने में, तो कराधान से मुक्त करेंगे आपको, थोड़ा सा आपको राहत की व्यवस्था करेंगे। देखिएगा, समृद्धि के लिए दिल्ली की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा शुरू की गई, निवासियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करने और लंबे समय से चले जा रहे विवादों संबंधित उत्पीड़नों को समाप्त करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। वाणिज्य संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बार फिर संपत्ति कर माफी की योजना है। क्या है ये? तो दिल्ली में बुनियादी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर पालिका के राजस्व में सुदृढ़ीकरण की वृद्धि के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। और योजना को 26 अक्टूबर को लागू किया गया था और 31 मार्च 2023 तक ये लागू रहेगा। टैक्स माफी योजनाओं में आवासीय संपत्तियों की जो 1+5 या फिर गैर आवासीय योजनाओं में 1+6 का 2 विकल्प है। इन दोनों विकल्प में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। जो कि आवासीय क्षेत्र में होंगे उनको 1+5, और जो कि गैर आवासीय क्षेत्र में होंगे उनके लिए 1+6 की योजना है। इनके अंतर्गत आप जाएंगे और अपने कराधान में छूट पा सकेंगे। किस राज्य में? तो दिल्ली में। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुस्कुराते रहिएगा और आंसर देते रहिएगा। आपकी मुस्कुराहट आवश्यक है। जी हाँ, जब मन अच्छा होता है, खुश मन से पढ़ाई की जाती है, तो पढ़ाई लंबे समय तक याद रहती है ना। बैठ के टेंशन में आप पढ़ रहे हैं, नहीं खत्म करना है हमको, अक्टूबर का भी करंट अफेयर्स खत्म करना है, पिछला भी बचा हुआ है उसको भी खत्म करना है, ऐसे नहीं होता दोस्त। पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन खुश मन से पढ़िए। एकदम टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। टेंशन किसको देने का? पेपर चेकर को देने का, कि वो आपका पेपर चेक करे और डिजिटल हो जाएगी किसने मेरा पेपर, किसने ये पेपर दिया, जो इतना सारा बढ़िया आंसर देता जा रहा है और मुझे ऐसे नंबर देता जाना पड़ रहा है ना। तो एकदम टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। आइएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सूरज चंदेल, मिताली कोमवर, पवन कुमार, संगीता वर्मा। जी हाँ, भारत की CII की व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पे। और CII का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संगीता वर्मा को। जी हाँ, संगीता वर्मा को CII का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। अभी हमने CII की बात की। भारत में व्यापार में कंपटीशन बना रहे, और कैसा कंपटीशन बना रहे? स्वस्थ कंपटीशन बना रहे, इसकी व्यवस्था के लिए CII की स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर 2013 को दिल्ली में, है ना। कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2022 को नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक 3 महीने के लिए CII की कार्यकारी अध्यक्ष रूप में सदस्य डॉक्टर संगीता वर्मा को नियुक्त कर, ये वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष है। किसके स्थान पे आएंगी? तो अशोक कुमार गुप्ता का स्थान इन्होंने लिया है, जो कि इनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। ठीक है, कंपटीशन फुल फॉर्म CII का हो जाता है। आपके लिए मैं यहाँ लिखवा दिया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, स्थापना हुई है 14 अक्टूबर 2013 को, और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लीजिएगा, पढ़ेंगे आगे। क्या क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन है, हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम के साथ दुनिया भर में 7वें आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन के सामने है 23 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर। आप सभी को पता है धनतेरस के दिन, जी हाँ, धनवंतरी की देवता की पूजा के दिन हम यह मनाते हैं, और धनतेरस के दिन मनाते हैं। 23 अक्टूबर इस वर्ष पड़ा था धनतेरस, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 अक्टूबर। आइए देख लीजिए जल्दी से यहाँ पे, फटाफट देख लीजिए क्या है आंसर। क्या बोल रहा है भैया? देखो क्या कह रहा है, आयुर्वेद की आवश्यकता और महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। आपको पता है, मैंने पहले ही बहुत बताया है कि दिवस की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, जागरूकता पैदा करने के लिए। समाज में उपचार के आयुर्वेदिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, और यह दिन धन्वंतरि ऋषि जयंती, धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है, जो आयुर्वेद के हिंदू देवता धन्वंतरि का त्योहार है। सातवां है, क्या थीम है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। बहुत ही प्यारा सा है, याद भी हो जाएगा और भूलिएगा भी मत, हाँ, क्योंकि एग्जाम में आएगा और आपको लगाना है। कारण क्या है? भारत की वर्तमान भारत सरकार बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित है आयुर्वेद को लेकर के। आयुष मंत्रालय बना दिया गया और उसके अंतर्गत सारे काम हो रहे हैं। 28 अक्टूबर 2016 को पहली बार 28 अक्टूबर 2016 को शुरू। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने,
11वां, निम्नलिखित में से किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त नहीं हुआ? जानकारी दे दूं, लक्षद्वीप में द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तट को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन 33 कड़े मापदंडों को प्राप्त करने के बाद प्राप्त होता है और उस बीच पर जाना सुखद अनुभव होता है। साफ सफाई से लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं और यह दिया किसे जाता है? ये दिया जाता है FEE के द्वारा। सुन लेंगे, कदमत बीच, काय ठुंडी बीच, गोल्डन बीच, जुहू बीच। इनमें से नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नहीं प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जुहू बीच। जी हाँ, जुहू बीच को प्राप्त नहीं हुआ है। गोल्डन बीच को भी प्राप्त हो चुका है और ये 2 जो बीच हैं इनको हाल ही में दिया गया है। लक्षद्वीप के दोनों बीच हैं। आइए थोड़ी जानकारी आपको देते हैं इसके बारे में। देखिएगा क्या बोला, बोला कि क्या बोला, लक्षद्वीप में 2 भारतीय समुद्र तटों मिनिकॉय ठुंडी बीच और कदमत बीच को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया। वह डेनमार्क के फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन FEE द्वारा अनिवार्य 33 मापदंडों, जो मैंने बताया आपसे, 33 मापदंडों को अनुपालन करते हैं। इस प्रकार भारत में कुल ब्लू फ्लैग बीचों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। कितनी हो गई? 12 हो गई। पहले 10 थी, 2 बढ़ गई, 12 हो गई। हाल ही में कहाँ कहाँ? लक्षद्वीप के 2 तटों की बात यहाँ पे हो रही है। कुल 33 मापदंड होते हैं। आगे अगला प्रश्न, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मुंडेरा अक्टूबर 2022 में भारत का पहला नेट जीरो ऊर्जा समुदाय बन गया। मोटेरा गांव किस राज्य में स्थित है? बहुत ही सिंपल आंसर है, इसके बारे में ज्यादा ज्यादा करना गलत हो जाएगा क्योंकि आपको जानकारी इसकी प्राप्त होगी। गुजरात है ना, सही आंसर क्या है? गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां का पहला ऐसा गांव मोटेरा है जो कि नेट जीरो ऊर्जा समुदाय बन गया है। भारत का पहला नेट जीरो समुदाय बन गया है और सौर ऊर्जा संचालित गाँव है ना। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और भारत का पहला सौर ऊर्जा गाँव है। अब बता दिया 100% ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहा है अपने ही जय। नेट जीरो शून्य ऊर्जा हो गई यहाँ पे। भारत का पहला नेट शून्य ऊर्जा समुदाय बन गया है। व्यवस्था कैसे हुई ऐसी? इस अवस्था में कैसे पहुंचा ये मेहसाणा का यह गांव जिसका नाम आप मोढेरा कह रहे हैं? देखिए, आवश्यकता है और जरूरत है सूर्यग्राम की, है ना। सूर्यग्राम, यह प्रोजेक्ट सूर्यग्राम के तहत हासिल किया गया और इस परियोजना के अंतर्गत एक हिस्से के रूप में 2 चरणों में मोढेरा की हर घर की छत पर, देखना, हर घर की छत पर 1 किलोवाट का सौर पैनल स्थापित कर दिया गया। अब उस सौर पैनल से ऊर्जा बन रही है, लोग यूज कर रहे हैं, मामला ही समाप्त हो गया। इस परियोजना में मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना दिया। बहुत ही ऊर्जा और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ मैंने दे दिया, नोट कर लेना, रट लेना, याद कर लेना, भूलना मत, कतई मत भूलना, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। आइए पढ़ते हैं अगला। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में भारत और भी किस देश के साथ समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स के 29वें संस्करण का आयोजन कर रही है? कुछ बताना ही नहीं है, आपका सब पढ़ा लिखा है, मैंने बहुत बार बैठाया। जिमैक्स आ जाएगा, जापान हो जाएगा, सिम्बैक्स आ गया तो श्रीलंका नहीं बल्कि सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा, रट लेना, कुछ बचा नहीं इसमें बताने को। भी कुछ जानकारी देने के लिए अगला प्रश्न आ गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत के 33वें हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? 32वां। अभी हमने पढ़ा था अगस्तमलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित हुआ, भारत का 32वां हाथी रिजर्व था। अब यह 33वां हाथी रिजर्व है, कहां पे स्थापित हुआ? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। जानकारी दे दूं, देखोगे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी जिले में प्रोजेक्ट हाथी के हिस्से के रूप में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी। TER यूपी में, तराई एलिफेंट रिजर्व यूपी में दूसरा हाथी रिजर्व होगा। भारत में कुल मिलाकर 33वां होगा। भारत का चौथा होगा, 33वां होगा। यूपी का दूसरा होगा, भारत का 33वां होगा। और दुधवा टाइगर रिजर्व, ध्यान देना, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इन दोनों के संयुक्त क्षेत्र पर,
इन दोनों के संयुक्त क्षेत्र पर यह स्थापित किया जा रहा है। लगभग 3049 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र यह ले रहा है। नेपाल का बॉर्डर भी यहीं पड़ेगा, नेपाल भारत का बॉर्डर भी, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी यहीं पर पड़ेगा। आओ, भारतीय वायुसेना ने गरुड़ नाम आया, प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, मैंने बताया था। अभ्यास आया, गरुड़ आया, वरुण आया, फ्रांस आया, भारत आया, काम खत्म, काम खत्म। याद क्या करना, कहां हुआ, जोधपुर राजस्थान में हुआ। आओ पढ़ो, क्या बोला मैंने, 26 से 11, 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक अभ्यास गरुड़ फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच हुआ। यह 7वां संस्करण ये है, बार बार आता है, करंट अफेयर्स में बार बार आता है, युद्ध अभ्यास होता है, पूछा जाता है, आपको आंसर दे देना है, घबराना नहीं है, रटा हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें। आओ स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे उतार लेना, पढ़ेंगे आगे जल्दी से। आप में से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, सभी एकदम अच्छा आंसर दे रहे हैं। प्रयास करना है, थोड़ा सही आंसर दें, एक आध गलत हो जा रहे हैं, प्रयास करना है केवल, है ना, सीखते रहना है, रिवाइज करते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जल जीवन मिशन 2024 तक हर घर पे पीने योग्य पानी पहुंचा देना है। 55 लीटर, कितना, 55 लीटर पानी हर घर पे पहुंचा देना है पीने योग्य। ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन की आपूर्ति हासिल करने वाला 7वां राज्य बाबू, चौथा राज्य, 7वां राज्य, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। आप सभी को पता है गुजरात हो गया भारत का 7वां राज्य जहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की आपूर्ति की गई। गोवा एक पहला है, तेलंगाना दूसरा है, अंडमान निकोबार तीसरा है, दादरा नगर हवेली चौथा है, दमन दीव पांचवा है, पुदुचेरी, अरे सॉरी ये तो मिक्स हो जाएंगे ना, पांचवा ये हो जाएगा पुदुचेरी, छठवां हो जाएगा हरियाणा, और उसके बाद 7वां हो जाएगा आपका गुजरात, क्योंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक कार्यात्मक नियोजन प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी प्रतिदिन दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। कब हुई थी, 19 में। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना, संडे का दिन है, बढ़िया जाएगा, पढ़ेंगे। देखिए आ गया नंबर 17, भारत के सबसे लोकप्रिय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग खाद्य सामग्री श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-22 किसने जीता? ऑप्शन है मिथिला मखाना, चीटी की चटनी, हैदराबादी हलीम, सिलाओ खाजा। तो बाबू मिथिला मखाना बिहार चला जाएगा, चीटी की चटनी उड़ीसा हो गया, हैदराबादी हैदराबाद हो गया, खिलाओ सिलाओ खाजा बिहार हो गया। सही आंसर होगा, सॉरी सही आंसर होगा हैदराबादी हलीम। जी हाँ, हैदराबादी हलीम को खाद्य सामग्री श्रेणी के अंतर्गत 2021 और 2022 का बौद्धिक संपदा पुरस्कार सम्मानित किया गया है ना। देख लीजिए आके जल्दी से, हैदराबाद हलीम ने सबसे लोकप्रिय भौगोलिक संकेतक खाद्य सामग्री के अंतर्गत यह पुरस्कार जीता। भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई टैग अन्य कृषि में कंदमाल हल्दी, इसके अलावा हस्तशिल्प में तंजावुर आर्ट प्लेट, निर्मित मैसूर चंदन साबुन, और प्राकृतिक में चुनार बलुआ पत्थर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में पुरस्कार पाने वाला कौन सा राज्य है? किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी के अंतर्गत अच्छा प्रदर्शन किया? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एकदम सही आंसर है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंतर्गत इन 4 राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है जिसका पुरस्कार इसी 2021 के लिए दिया गया। देखेंगे प्रधानमंत्री पुरस्कार, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी क्षेत्र में 2021 का शीर्ष स्थान है। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। आइए उस देश का नाम बताइए जिसने अक्टूबर 2022 तक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनने के लिए चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया।
ब्राजील, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड, है ना बाबू। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। जी हाँ, नीदरलैंड ऐसा यूरोपीय देश है जिसने कि भारत में गंतव्य स्थान बनाया है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है ना। और उसके लिए इन्होंने चीन और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ किया। संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात में क्रमशः भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य बना हुआ है। लेकिन दो यूरोपीय जो हैं, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, ये वर्तमान में शीर्ष 10 बाजारों में शामिल हो गए हैं, है ना। आइए 20वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। भारत के 87वें नियंत्रक महालेखाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आर्टिकल 150 के अंतर्गत व्यवस्थाओं को देखा जाता है। और वर्तमान में भारती दास, कौन? वर्तमान में भारती दास भारत की 27वीं सीजीए नियुक्त कर दी गई है ना। आप सभी को आंसर इसका पता था, काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया भी है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे सीढ़ी से नहीं हटाया गया? मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा है नहीं हटाया गया। ऑप्शन सुनिएगा, निकारागुआ, पाकिस्तान, सीरिया, भारत। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हटाया गया। अभी भी कौन है? सीरिया इसका आपकी भी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। हाल ही में इन दो देशों को, जी हाँ, निकारागुआ और पाकिस्तान को, इन दो देशों को इस लिस्ट से हटा दिया गया है, भारत इस लिस्ट में नहीं था। आइए बात कर लेते हैं जरा सा, देखिएगा सिंगापुर, देखिएगा सिंगापुर के टी राजा कुमार की अध्यक्षता में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो हाल ही में बताया था मैंने, FATF के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए थे टी राजा कुमार, जो कि पेरिस में इसका मुख्यालय है। तो उसके में पेरिस फ्रांस में इसका पहली बैठक आयोजित होती है, पूर्ण बैठक, जिसमें इन्होंने 4 साल के बाद अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 4 साल के बाद पाकिस्तान और निकारागुआ को इस लिस्ट से हटाया है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, FATF की 2 लिस्ट होती है, एक को बोलते हैं ग्रे लिस्ट, एक को बोलते हैं ब्लैक लिस्ट, है ना। ग्रे लिस्ट फिर भी ठीक, ब्लैक लिस्ट गड़बड़ हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट की तरफ ना बढ़े, इसने दबाव बनाया और ग्रे लिस्ट से निकल लिया। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो बड़ी समस्याएं बन जाती। इन देशों को इसमें जोड़ा जाता है, तो ऐसे देश जो अपने यहाँ की मुद्रा का प्रयोग, अपने यहाँ की संपत्तियों का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए करते हैं, बैड लॉन्ड्रिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते हैं, इन तरीके की बैड एक्टिविटीज करते हैं, उनको इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। बड़ी निगरानी और ग्रे लिस्ट के अधीन न्याय क्षेत्राधिकारियों को कांगो, देखिए कांगो गणराज्य और मोजाम्बिक को और तंजानिया, इनको जोड़ा गया है, बढ़ा गया है, इनकी निगरानी में बढ़ावा दिया गया है। आइएगा 22वां क्वेश्चन, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। एकदम सही काम किया, बहुत ही आवश्यकता थी इसकी। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगरूर। कहाँ पे है? जी हाँ, संगरूर पंजाब। संगरूर पंजाब में इन्होंने एशिया के, ध्यान रखना छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG का उद्घाटन किया है। किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। देखिएगा, विस्तृत जानकारी आपके लिए यहां पे है, क्या है पढ़ लो फटाफट। इसे जर्मनी की प्रमुख जैव ऊर्जा कंपनी मेरिपो द्वारा 220 करोड़ के प्रत्यक्ष निवेश FDI के द्वारा कमीशन किया गया है। और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत, इस पहल के तहत, किस पहल के तहत? सतत पहल के तहत। सतत का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए, ये आप कॉपी करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो सतत के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है संगरूर पंजाब। आज का 23वां प्रश्न, और अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 24 वर्षों के बाद गैर गांधी अध्यक्ष कौन बने? अविनाश पांडे, शशि थरूर, देवकांत बरुआ, पन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जी हाँ, कर्नाटक से आने वाले मपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे 24 वर्षों के बाद कांग्रेस के 98वें अध्यक्ष बने। कौन थे? 98वें अध्यक्ष बने कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है
और इसके गैर गांधी अध्यक्ष, जी हाँ 24 वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि उसको गैर गांधी अध्यक्ष मिला। और कौन मिला? बपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि 98वें अध्यक्ष इसके बनाए गए। आइएगा, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए किस मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं। गगनयान आपके सामने ऑप्शंस है, गगनयान 1, शुक्रयान 1, आदित्य एल 1, चंद्रयान 1। तो आपको बता दूं का सही आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य एल 1। यहाँ सूर्य के लिए इस योजना को हम शुरुआत कर चुके हैं। और देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने डॉक्टर सुब्रमण्यम को आदित्य एल 1 के लिए नामित किया है। आदित्य एल 1 एक 1500 किलोग्राम का उपग्रह है जो विभिन्न इन सीटू मापन के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड ले जाता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे। पढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आप सभी ने अच्छी ऊर्जा बनाए रखी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। पूरा वीडियो आपने कंप्लीट किया और आपके लिए सभी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लेके आया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर समाप्त करेंगे। किसने अपना दूसरा उपन्यास द 7 मून्स ऑफ अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? डगलस स्टुअर्ट, रेहान वर्नामलिक, तिलक, मार्गरेट एटवर्ड, डेमन गलगोट। जी हाँ, आप सभी ने आंसर सही किया। शिहान करुणा तिलक। शिहान करुणा तिलक को उनके दूसरे उपन्यास के लिए बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। आप सभी को पता है बुकर प्राइज साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है और यह श्रीलंकाई लेखक पाने वाले हैं। और ये श्रीलंकाई लेखक कौन है? ये श्रीलंकाई लेखक है शिहान करुणा तिलक, है ना। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपके नवंबर के आपके लिए मुलाकात होगी। नवंबर का पहला वीडियो जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और प्रयास है स्वस्थ रहिए, है ना। चलिए, जय हिंद।